नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की फरीदाबाद से खबर आ रही, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1537 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 9 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की अगर बात करें, जिले में अब तक 550 मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं। तो आप ये देखिए, संक्रमण की दर भी फैलती जा रही है तेजी से, और साथ ही साथ मौतों का जो आंकड़ा है वो भी फरीदाबाद में तेज होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं अब डरा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये संक्रमण की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, और साथ ही साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। एक दिन में 9 मरीजों की मौत हुई है, फरीदाबाद का ये आंकड़ा बता रहे हैं। और अब तक पूरे जिले की बात की जाए, तकरीबन 550 मौतें हो चुकी हैं। और वहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश के तहत काम करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए आरोपी को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विजेंद्र है, जो इंदिरा कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है। आरोपी इससे पहले प्राइवेट कंपनियों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का काम करता था। तो इस सूचना मिली और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस तरह से जो कालाबाजारी हो रही है, इसको देखते हुए पुलिस सक्रिय है और ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है जो इस तरह से इस महामारी में कालाबाजारी कर रहे हैं, महंगे महंगे दामों पर सिलेंडरों को बेच रहे हैं। और बढ़ते आगे, खबर गुरुग्राम से आ रही, जहां पर कोरोना का कहर जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3737 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 13 लोगों की मौत हुई है। तो साइबर सिटी में मौत का आंकड़ा 550 तक पहुंच गया है। तो 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में, 13 लोगों की मौत, और साथ ही साथ अब तक का ये पूरा जो आंकड़ा पहुंचता है मौतों का, वो तकरीबन 550 पहुंच गया है। और बढ़ते आगे, गुरुग्राम में उस वक्त हंगामा मच गया जब डीएलएफ फेज 4 के सुपरमार्ट में भीषण आग लग गई। यह आग सुपरमार्केट की 6ठी मंजिल पर लगी थी। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कैसे लगी, उसके कारणों का पता नहीं लग पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। No, but thankfully I don't think so there is anyone inside it. because सब बंद है ना। I don't know. और वहीं गुरुग्राम में लगे लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं रोड। लगातार आपको लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन पुलिस ने अब ये ठान ली है कि बेवजह लोगों को बाहर निकलने पर सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा और लोगों का चालान भी काटा जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने ई पास जारी कर दिए हैं। जिसके पास ई पास होगा वही घर से बाहर निकल सकेगा। और गौतम बुद्ध नगर जिले में मिशन संजीवनी प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके तहत होम आइसोलेशन में घर पर रह रहे मरीजों को जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाई की किट उनके घर तक पहुंचाएंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास हलवाई, सीडीओ एके सिंह, सीएमओ डॉक्टर दीपक ओरी ने इन जोमेटो के डिलीवरी बॉय को दवाइयां देकर हरी झंडी दिखाई है। जोमेटो के ये 33 डिलीवरी बॉय लोगों तक मिशन संजीवनी के तहत दी गई दवाइयां घर घर तक पहुंचाएंगे। एक डिलीवरी बॉय 20 लोगों को दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा। बाद में संख्या बढ़ाई जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत जो लोग अपने घर में आइसोलेट हैं, उनको जिले का स्वास्थ्य विभाग उन तक दवाइयों की किट पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त में आप देखिए, जोमेटो जो कि अब जो पहले खाना आप लोगों तक घर तक पहुंचाता था, अब धीरे धीरे आप ये देखिए दवाइयाँ आप लोगों के घरों तक यही जो जोमेटो बॉयज़ हैं वो पहुंचाएंगे। गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं, उन्होंने
इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। मिशन संजीवनी प्रोग्राम है जिसे शुरू किया गया है। और नोएडा थाना फेज 2 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए लोग दर दर धक्के खा रहे हैं। वहीं ये तीनों रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे थे। पुलिस को इनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेजा है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, तो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं ये तीनों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमाने में लगे थे। ये लोग जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर को अपनी मर्जी के दामों पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। तकरीबन 37,000 रुपये प्रति इंजेक्शन लोगों को बेचा जाता था। पुलिस को फिलहाल इनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल थाना फेज 2 द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लगभग 37,000 रुपये में एक वाइल को बेच रहे हैं। थाना की एसओजी टीम ने एक ट्रैप डाला और उसमें इन 3 लोगों को ट्रैप किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए और इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन इनके पास कहाँ से आए और इनकी पुष्टि करने के लिए इंजेक्शंस की कि ये असली हैं या नकली हैं, उसके लिए भी इसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा और आगे की जांच भी इसमें जल्द खत्म की जाएगी। और राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड कर्मचारी द्वारा लापरवाही की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है, पर अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण महामारी से राजधानी दिल्ली के लोग अपनी ओर अपने परिवार की जान बचाने की जुगत में लगे हैं, उस बीच इस तरह तपती गर्मी के बीच जल बोर्ड के कर्मचारी और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गीतांजलि बस स्टैंड के पास पाइपलाइन से लगातार 1 महीने से पानी किस तरह से लीक हो रहा है और सड़कों पर जमा हो गया है। सुबह इस पाइपलाइन से अचानक पानी का फव्वारा निकलने लगा और देखते ही देखते 4 किलोमीटर तक लाखों लीटर पानी फैल गया है। सुबह से सड़कों पर लाखों लीटर पानी किस तरह से फैला हुआ है, लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना हुआ है। जमा हुए पानी में सड़क से लोग लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही वहां से गुजरने वाली कारें इसी जमा पानी से होकर वहां से गुजर रही हैं, लेकिन लाखों लीटर पानी बहने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड की नींव टूटी और आनन फानन में मरम्मत का काम अब शुरू किया गया है। किस तरीके से आप लोग कंप्लेन भी किए कई लोगों को? सर हम तो ये सामने जल बोर्ड वालों को बताते हैं कि इन्हीं का पानी इन्हीं को बता देगा। अच्छा, ये जो पानी का प्रेशर जो रोड पे आ रहा है, ये कब से आ रहा है? ये हो गया सर, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता पानी लीकेज मतलब वहाँ पे हो रहा था काफी टाइम से, लेकिन मतलब बाहर नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते से रोड पे आ गया। अच्छा, लीकेज जो है 1 महीने पहले से हो रहे थे? लीकेज काफी पहले, 1.5 महीने पहले था। अच्छा, तो क्या कहेंगे, दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी कोई नहीं आए? अभी तो कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, 1.25 महीने से पानी ऐसे बह रहा है। अच्छा, और इससे पहले ऐसे ही पानी नाला में बह बह के जा रहा था। हम लोग 2 बार कंप्लेन और पंप हाउस वालों से 2 बार वीडियो भी इनको बनवा करके बैठाया गया था। अच्छा, हाँ, उसके बाद आज 4-5 दिन से फिर 2 बार और वीडियो बनवाया 5 दिन के अंदर में। उसके बाद तो साहब फिर आप लोग तो आए। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के गीतांजलि बस स्टैंड पे हैं। जनतंत्र टीवी यहाँ 1 महीने पहले यहाँ पर इस जगह की स्टोरी किए थे और जनतंत्र टीवी ने दिखाया था यहाँ से पानी कैसे लीक हो रहे थे। मगर कल से देखिए यहाँ पर प्रेशर हुआ और प्रेशर से यहाँ पर किस तरीके से पानी बह रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जबकि कम से कम लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहे हैं। अब मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से ऑटो वाले सारे ऑटो पानी बह रहे हैं, उनको लेकर ऑटो धो रहे हैं। कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन फेलियर हैं। कहीं न कहीं दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी अपने मस्त में रहते हैं, मगर यहाँ पानी जो बर्बाद हो रहा है इसको कोई देखने वाला नहीं। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब ज्यादातर मामले कोविड उपकरणों की कालाबाजारी के सामने आ रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत पड़ रही है, जिसके चलते कालाबाजारी करने वाले लोग इसका फायदा उठाकर लोगों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के बीच कोविड उपकरणों की कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए डीसीपी एंट्रोल फोर्स के निर्देशन में नॉर्थ जिले की पुलिस कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में एटीएस और वजीराबाद की पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वजीराबाद पुलिस ने इनके पास से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 9 ऑक्सीजन सिलेंडर, जबकि एटीएस की टीम ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा भी किया है कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 1,25,000 रुपए से 1,35,000 रुपए तक बेचते थे। तो पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटी भी बरामद की है। आरोपियों की पहचान अमित बजाज, दूसरा जो आरोपी है हर्षित गुप्ता, जो मॉडल टाउन का रहने वाला है। पुलिस की लगातार धरपकड़ के बावजूद भी कालाबाजारी करने वालों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं, और ये लोग आपदा में भी अवसर तलाश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कि देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से निपट नहीं पा रहा है, जिसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा होने लगी है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि तीसरी लहर से निपटने का क्या प्लान है, और बच्चों को लेकर जो चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे लेकर आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे आप? अगर हालात और बिगड़े तो आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान क्या है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किए कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में कहां दिक्कत आ रही है। अगर स्टॉक रहेगा तो पैनिक नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि अगर कल को मामले बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे? अभी सप्लाई टैंकर्स पर निर्भर हैं, कल को टैंकर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि दूसरी लहर का कहर जारी है और तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी हम अभी इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर से कैसे निपटना है, इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। युवाओं का वैक्सीनेशन करना होगा। अगर बच्चों पर असर पड़ता है तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो अस्पताल खुद नहीं जा सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली को बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। उससे पहले भी दिल्ली को 885 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई थी। बीती रात दिल्ली के 56 अस्पतालों के साथ एक एक्सरसाइज की गई। देरी सिर्फ टैंकर्स की वजह से हो रही थी। सर्वे के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरी स्टॉक मौजूद है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजधानी के ज्यादातर अधिकारी सीधे एलजी को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में केंद्र को पता है कि हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में पिछले 5 दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई का ब्यौरा भी रखा। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम किसी भी ऑडिट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन देशव्यापी ऑडिट होना चाहिए। वहीं इस वक्त देश के लिए ऑक्सीजन एक बड़ा विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस बात को लेकर बहस हो रही है कि दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है।
साथ ही केंद्र सरकार को लगातार फटकार भी लग रही है, जिसके बाद काम किया जा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कल पहली बार केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी है, जो कुल जरूरत का 75% है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से विनती करते हुए कहा है कि सप्लाई को परमानेंट कर दीजिए। उन्होंने अस्पतालों से आने वाली कॉल्स का जिक्र करते हुए कहा है कि कल SOS कॉल भी बहुत कम आई है, जहां पर अस्पतालों में रोजाना 40 से 50 SOS कॉल्स आते थे। कल मात्र 16 अस्पतालों से ही कॉल आई। जैसे जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे SOS कॉल्स और आपातकालीन परिस्थितियां घटेगी। तो केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है ऑक्सीजन जो दिया है केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं दी जा रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें जितनी ज़रूरत थी उतनी हमें ऑक्सीजन इस बार केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके लिए धन्यवाद केंद्र सरकार का। राघव चड्ढा ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी दी और साथ ही ऑक्सीजन जो बुलेटिन है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी भी किया गया। पहली बार केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कल दिल्ली में 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी है। यानी कि हमारी कुल मांग जो 976 मीट्रिक टन है उसके अगेंस्ट 730 मीट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन कल दिया है। यानी कि हमारी कुल जरूरत का 75% ऑक्सीजन। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये 250 मीट्रिक टन जो एडिशनल कल आपने दिया, हमारी जरूरत पूरी करने की दिशा में आपने एक बड़ा कदम उठाया। इसको एक वन टाइम अरेंजमेंट मत रखिए, इसको परमानेंट कर दीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए और इसको रेगुलर सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन जो दिल्ली के हैं, जो आप ही ने हमें बताए हैं, उनमें जोड़ दीजिए, जमा कर दीजिए, ताकि हमें इन सारे सोर्सेज से जहां से कल ऑक्सीजन मिली है वहां से रोजाना मिलती रहे। कल SOS कॉल्स भी बहुत कम आए, यानी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, जल्दी से पहुंचाइए, गाड़ी दौड़ाइए, लोगों की जानें जा सकती हैं। इस प्रकार की जो लगातार हमारे पास SOS कॉल्स हमारे ऑक्सीजन वॉर रूम में आ रही थी, वो भी कल बहुत गिरी। जहां रोजाना हम देख रहे थे 40 से 50 कॉल्स आती थी, कल मात्र 16 कॉल्स आई और 16 अस्पतालों से ये SOS कॉल्स आई। आपकी सरकार, केजरीवाल सरकार ने ये 16 की 16 कॉल्स को एड्रेस किया। उनकी जो चुनौतियां थी वहां उन चुनौतियों को सुलझाया। अपना ऑक्सीजन अपने रिजर्व से, चाहे सिलेंडर के रूप में, चाहे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर के रूप में वहां पहुंचाकर वहां पे व्यवस्था को दुरुस्त किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे SOS कॉल्स और ये आपातकालीन परिस्थितियां घटेंगी। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरोना जहां चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ है। समय कई हॉस्पिटल इस मजबूरी में भी लोगों को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। विकास नगर में ऐसे ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आशीर्वाद नर्सिंग होम। उस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। दरअसल इलाके के ही आप विधायक महेंद्र सिंह यादव की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम पर छापा मारा, नर्सिंग होम को नोटिस भी जारी किया। हालांकि इस संबंध में जन नर्सिंग होम से संचालक से बात की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उनको निराधार बताया। लेकिन इलाके के जो विधायक हैं वो इस बात को कह रहे हैं, अभी तो स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई है, लेकिन जल्द ही वो इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत कर सख्त कार्रवाई किए जाने के बारे में चर्चा करेंगे। उनका ये कहना है कि इस मजबूरी में भी ये हॉस्पिटल लोगों से कोरोना के नाम पर पैसे लूट रहा है और यहाँ रूम रेंट से लेकर इलाज के नाम पर लोगों को जमकर लूटा जा रहा है।
प्रशासन ने नोटिस दिया है और प्रशासन ने उसने इससे ये पूछा है कि आप इतने रेट क्यों ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने रेट तय किए हैं वही रेट उसको लेने चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा ले रहा है। मैंने उसको एक स्लिप देखी जिसके आईसीयू बेड के 25,000 रुपये डेली के ले रहा है। उसके बाद एक नर्स जब राउंड लेने जाती है, पेशेंट के पास जाती है, तो कम से कम ना तो उसकी फ़ीस उसने 1,500 रुपये लगा रखी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन ने नोटिस दिया है, नोटिस से बात नहीं बनने वाली है। ऐसे जितने भी हॉस्पिटल हैं मेरी विधानसभा में या पूरी दिल्ली में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बंद कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई इलाज के नाम पे कोई सुविधा नहीं है इनके पास। और साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक 50 लीटर ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंभू यादव और अनूप कुमार के रूप में की गई है। आरोपी शंभू यादव दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी अनूप कुमार यूपी के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। वहीं साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक कोरोना महामारी में कुछ लोग जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इसी बीच टीम को एक गुप्त सूचना मिली जिसमें बताया गया कि एक शख्स ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा है। सूचना के आधार पर आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम ने एमबी वेस्टर्न एवेन्यू सैनिक फॉर्म पर छापा मारा, जिसके बाद 2 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके कब्जे से एक ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर बरामद किया है। और फिलहाल मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।